नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना किया। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट दी है। WHO या यूनिसेफ राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज यानी WUENIC 2023 के अनुमान जारी किए गए। एशियाई विकास बैंक ने भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली कार्यक्रम में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। यूनेस्को ने शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी GEM रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। वैज्ञानिकों के एक समूह ने ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग पर एक ऐतिहासिक श्वेत पत्र जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना किया। पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि इस विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए खबर की शुरुआत में राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल या तो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है या अनुमति को रोक सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। इसके अलावा आरक्षित विधेयक का कानून बनाना राष्ट्रपति की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर करता है। इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश देता है, तो राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना होगा और इसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इसके बाद भी राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचारित विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। खबर में आगे बढ़ते हैं और राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की अन्य शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक बार जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है सहमति देना। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है जिससे विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा है सहमति रोकना। वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है। इसके बाद है पुनर्विचार के लिए लौटाना। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल विधेयक पर या उसके किन्हीं विशेष प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए उसे राज्य विधानसभा या विधानमंडल को वापस भेज सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। और अंतिम विकल्प है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। खबर के अंत में राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पंजाब राज्यवाद 2023। राज्यपाल किसी विधेयक पर केवल स्वीकृति रोककर विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अस्वीकृति की स्थिति में उसे विधेयक को फिर से विधानमंडल को भेजना होगा। इसके अलावा शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 बाद राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति न देने या विधानमंडल को फिर से लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस संबंध में राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट दी है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम यानी MMDRA 1957 के तहत केंद्र सरकार ने MMDRA की पहली अनुसूची के भाग D में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए क्षेत्र सीमा में वृद्धि की है। यह सीमा कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए निर्धारित की गई थी। यहाँ कार्टेलाइजेशन का तात्पर्य बाजार सहभागियों
द्वारा उत्पादन, वितरण आदि को नियंत्रित करना है। पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाकर 100 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। यह लाइसेंस खनिज भंडार की खोज और प्रमाणन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा खनिज निकालने के लिए खनन पट्टे हेतु क्षेत्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण खनिजों में धात्विक तथा अधात्विक दोनों तरह के तत्व शामिल होते हैं। गौरतलब है कि इन खनिजों की किसी भी देश के आर्थिक विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यदि इनकी उपलब्धता में कमी आती है या फिर इनका कुछ भौगोलिक स्थानों पर ही संकेंद्रण होता है तो इसके कारण आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है या उससे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MMDRA ने 24 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी हेतु केंद्र सरकार को अधिकृत किया है। इन खनिजों में कोबाल्ट, वेनेडियम, बेरिलियम, टंगस्टन आदि शामिल हैं। हालांकि सरकार ने बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विद्यमान महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नीलामी आयोजित की है। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण खनिजों का आखिर क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी। महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को देखें तो पनडुब्बी, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, स्मार्ट बम जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता है। और अंत में है औद्योगिक उन्नति। चुंबक, उत्प्रेरक, मिश्र धातु आदि में भी इन खनिजों का उपयोग होता है। महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का वर्चस्व है, जबकि चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। ये खनिज संसाधन महज कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। साथ ही भारत इनके लिए आयात पर निर्भर है। इसके अलावा भारत में इन खनिजों की खोज और इन्हें निकालने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। खबर के अंत में महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली पहल है राष्ट्रीय संस्थान या महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र यानी CECM की स्थापना। इसका काम महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय पर अपडेट करना है। दूसरी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल। इसका गठन भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में सामरिक खनिज भंडारों की पहचान, प्राप्ति, प्रसंस्करण और व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया है। तीसरी है खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी MSP। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई साझेदारी है। इसमें भारत भी शामिल है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर विविध और संधारणीय महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाना है। और अंतिम है अन्य बहुपक्षीय या द्विपक्षीय साझेदारियां, जिसमें भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स में लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। WHO और यूनिसेफ राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज यानी WUENIC 2023 के अनुमान जारी किए गए। सबसे पहले WUENIC 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक अनुमानों की बात करें तो 2023 में बाल टीकाकरण कवरेज बाधित हो गया था। इसकी वजह से लगभग 2.7 मिलियन बच्चों को या तो कोई भी टीका नहीं लगाया गया था या सभी टीके नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा बिना टीकाकरण वाले 50% से अधिक बच्चे संघर्ष से प्रभावित 31 देशों में रहते हैं। भारत में टीकाकरण की स्थिति की बात करें तो 2023 में 1.6 मिलियन बच्चे डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस तथा खसरे के टीके से वंचित रह गए थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि भारत की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। भारत में महिलाओं में कैंसर के 18% नए मामले सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। आपको बता दें कि अंतरिम बजट 2024-2025 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
साथ ही भारत में 2 मिलियन बच्चे जीरो डोज चिल्ड्रन हैं। गौरतलब है कि जीरो डोज चिल्ड्रन वे बच्चे हैं जो नियमित टीकाकरण से किसी न किसी वजह से वंचित रह जाते हैं। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में टीकाकरण के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP 1985 से चलाया जा रहा है। 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से पूर्णतः वंचित और आंशिक टीकाकरण वाले सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत अब तक 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 2023 में इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 5.0 शुरू किया गया था। यह एक कैचअप टीकाकरण अभियान है। इसका उद्देश्य टीकाकरण से वंचित 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये 12 बीमारियां हैं डिप्थीरिया, काली खांसी या पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया तथा खसरा रुबेला। खबर के अंत में टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टीका लगाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की संख्या कम है। टीकों के सुरक्षित भंडारण और अन्य प्रकार के लॉजिस्टिक्स के मामले में मजबूत अवसंरचना का भी अभाव है। जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो के मामले का उजागर होना इसका एक प्रमाण है। इसके अलावा जिम्मेदारी का भी अभाव देखने को मिलता है। केवल टीकाकरण केंद्र पर आने वाले लोगों को ही टीका लगाने पर ध्यान दिया जाता है। टीकाकरण के बाद की स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था नहीं है और जवाबदेही की भी कमी है। इसके साथ ही टीकाकरण पर केंद्रीकृत रिकॉर्ड सिस्टम का भी अभाव है। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के दबाव से भी समस्या उत्पन्न होती है आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली कार्यक्रम में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। इस वित्त पोषण से मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी यानी MFF सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB यह धन अपने स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष और ऑर्डिनरी कैपिटल संसाधनों से प्रदान करेगा। यह धन भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। खबर के शुरुआत में भारत में रूफटॉप सोलर योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत में रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट थी। इनमें से आवासीय क्षेत्र में स्थानीय रूफटॉप सोलर की हिस्सेदारी केवल 2.7 गीगावाट है। इसके अलावा रूफटॉप सोलर की 2.8 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। इससे जुड़ी संभावना की बात करें तो ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद यानी CEEW के अनुसार पूरे भारत में 25 करोड़ से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करके 637 गीगावाट रूफटॉप सोलर की क्षमता हासिल की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और रूफटॉप सोलर योजनाओं का क्या महत्व है इस बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तकनीकी और परिचालन बोझ को कम करना। इसके तहत सामान्यतः बिजली का उत्पादन उसके उपभोग स्थल के निकट ही होता है, इसलिए लंबी दूरी तक बिजली की आपूर्ति की कम आवश्यकता पड़ती है और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली विद्युत हानि भी कम हो जाती है। इसके अलावा है पंचामृत लक्ष्य प्राप्त करना। इससे 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और अंत में है ऊर्जा सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत में अगले 30 वर्षों में ऊर्जा मांग में सबसे अधिक वृद्धि होगी। रूफटॉप सोलर इस मांग को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। खबर के अंत में भारत में रूफटॉप सोलर से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों की छतों पर
सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स स्थापित कर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ परिवारों को प्राथमिक तौर पर सब्सिडी पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। इस प्रकार निम्न एवं मध्यम आय वाले व्यक्तियों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और अंत में है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। इसका लक्ष्य ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर यानी आरटीएस परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता हासिल करना है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। यूनेस्को ने शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी GEM रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। यूनेस्को के एजुकेशन 2030 इंचियोन डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत यह रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। यह रिपोर्ट SDG 4 और अन्य SDGs की दिशा में प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जारी की जाती है। खबर के प्रारंभ में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा प्रणालियों में व्यवधान। पिछले 20 वर्षों में कम और मध्य आय वाले देशों में कम से कम 75% चरम मौसमी घटनाओं के दौरान स्कूल बंद रहे थे। इससे 5 मिलियन या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए थे। भारत से संबंधित रिपोर्ट। भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण 5 वर्ष की आयु में नए शब्द सीखने तथा 15 वर्ष की आयु में गणित एवं गैर संज्ञानात्मक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा शिक्षा की भूमिका की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में वह महत्व नहीं दिया गया है जिसकी वह हकदार है। गौरतलब है कि SDG 4 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 72 जलवायु पहलों में से केवल 2 में ही शामिल किया गया है। अब जानते हैं आखिर शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। अवसंरचना एवं जीवन पर प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभावों में शिक्षा से जुड़ी अवसंरचना का नष्ट होना शामिल है। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और स्कूल कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचना तथा जीवन की हानि होना शामिल है। विस्थापन। अप्रत्यक्ष प्रभावों में लोगों का विस्थापन तथा लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव शामिल है। इसके अलावा जलवायु आपदाओं की वजह से शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान। यह स्थिति हाशिए पर रहने वाले आबादी तथा निम्न या निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए और भी बदतर हो जाती है। और अंत में है शैक्षिक परिणाम। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से बच्चों के शैक्षिक परिणामों पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे परीक्षा में प्रदर्शन में गिरावट आना आदि। खबर के अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा को सभी विषयों के सिलेबस में अधिक महत्व देते हुए शामिल करने की आवश्यकता है। साथ ही इस संबंध में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी अवसंरचना को जलवायु अनुकूल बनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के शमन और अनुकूलन से जुड़े समाधान विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा में निवेश करना शामिल किया जाना चाहिए। जलवायु संबंधी योजनाओं और वित्त पोषण में शिक्षा विषय को शामिल करने के लिए शिक्षा जगत के अलावा अन्य हितधारकों के साथ भी संपर्क स्थापित करना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। वैज्ञानिकों के एक समूह ने ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग पर एक ऐतिहासिक श्वेत पत्र जारी किया। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग वास्तव में ग्लेशियर यानी हिमानी के आसपास की जलवायु प्रणाली में कृत्रिम संशोधन है। यह संशोधन आइस शेल्फ के पिघलने की गति को धीमा करने और समुद्री जल स्तर में वृद्धि को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावित ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग रणनीतियों के बारे में समझ लेते हैं। महासागरीय उष्मा परिवहन उपाय। इस रणनीति के तहत आइस शेल्फ के सामने समुद्र नितल यानी सी बेड पर अवरोधक के रूप में तलछट से युक्त पट्टी या रेशेदार आवरण बनाया जाता है। यह अवरोधक गर्म परिध्रुवीय गहरे जल को आइस शेल्फ के पास आने से रोकने के लिए बनाया जाता है ताकि आइस शेल्फ को गर्म जल के संपर्क में आने से रोका जा सके। इसके अलावा बेसल हाइड्रोलॉजी उपाय। यह रणनीति आइस शीट से पिघले जल को ले जाने वाली धाराओं के प्रवाह को धीमा करने के लिए अपनाई जाती है। आपको बता दें कि इस उपाय के तहत ग्लेशियर नितल से होकर
छिद्र बनाकर जल निकासी चैनल बनाए जाते हैं। ये चैनल्स पिघली हुई बर्फ के जल की धाराओं की दिशा बदल देते हैं और आइस शीट्स के नुकसान को कम कर देते हैं। जियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो जियो इंजीनियरिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों में कृत्रिम रूप से और बड़े पैमाने पर संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मानव की गतिविधियों से वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए अपनाई जाती है। चलिए अब जियो इंजीनियरिंग की श्रेणियों को भी जान लेते हैं। पहली श्रेणी है सोलर जियो इंजीनियरिंग या सौर विकिरण प्रबंधन यानी SRM। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाले विकिरण की मात्रा और वैश्विक औसत तापमान को कम करना है। इसमें एरोसोल इंजेक्शन, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, एल्बिडो यानी पृथ्वी से सौर विकिरण के परावर्तन में सुधार, ओशन मिरर जैसी तकनीकें अपनाई जाती है। दूसरी श्रेणी है कार्बन जियो इंजीनियरिंग या कार्बन डाइऑक्साइड हटाना यानी CDR। इसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हटाकर वायुमंडल में इसकी मात्रा को कम करना है। इसके लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, महासागरीय क्षारीयता में वृद्धि, महासागरीय जल की उर्वरता बढ़ाने जैसे उपाय किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जियो इंजीनियरिंग के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह तकनीक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में सहायता कर सकती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इससे ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री जल स्तर में वृद्धि को रोका जा सकता है। जलवायु परिवर्तन जनित चरम आपदाओं की घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकता है तथा आजीविका की रक्षा की जा सकती है। खबर के अंत में जियो इंजीनियरिंग से जुड़ी मुख्य चिंताएं क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस तकनीक को अपनाने की लागत काफी अधिक है, पर इसके प्रभाव बहुत सीमित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और इससे टर्मिनेशन शॉक भी हो सकता है। गौरतलब है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग को कुछ अवधि के लिए रोकने के बाद वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि होने को टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। इससे चरम घटनाएं और अम्लीय वर्षा बढ़ सकती है तथा वर्षा पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है संत ज्ञानेश्वर महाराज। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की वार्षिक तीर्थ यात्रा का समापन आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन हुआ। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष वारकरी संप्रदाय के अनुयायी देहू और आलंदी से पालकी यात्रा की शुरुआत करते हैं तथा आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर में समाप्त करते हैं। वारकरी संप्रदाय में इस पालकी यात्रा को वारी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वारकरी संप्रदाय में भगवान विट्ठल देव की पूजा की जाती है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में बात करें तो उनका जन्म महाराष्ट्र के आलंदी में हुआ था। वे 13वीं सदी के मराठी संत, कवि व दार्शनिक थे। इसके अलावा वे भक्ति आंदोलन, खासकर महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी और अमृतानुभव की भी रचना की थी। साथ ही अभंग नामक अनेक भक्ति काव्यों की रचना की। हम उनसे समानता, मानवता, करुणा आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कैसिनी के रडार अवलोकन से शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की सतह पर तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र के बारे में नए विवरण सामने आए हैं। कैसिनी नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन था। इसे शनि ग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 7 वर्षों में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है। यह ऑपरेशन देश के सभी भारतीय रेलवे जोन्स में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के प्रति समर्पित एक मिशन है। जेरडॉन स्कोर्सर को पिछले 1 दशक से अधिक समय से नहीं देखा गया है। जेरडॉन स्कोर्सर की बात करें तो यह निशाचर पक्षी है। यह केवल पूर्वी घाट में पाया जाता है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है तथा IUCN स्थिति की बात करें तो यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। पेरिस की मेयर ने 2024 के ओलंपिक खेलों से पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई।
सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है तथा ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण दर्ज किया गया। इसे चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस यानी CHPV के रूप में भी जाना जाता है। यह रब्डोविरिडे फैमिली से संबंधित एक राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA वायरस है तथा इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी। खगोलविदों की एक टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के अवलोकनों का उपयोग ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स के एक युग्म पर मौसम का मानचित्रण करने के लिए किया है। JWST एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने अनुमान प्रकट किया है कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी LUCA की उत्पत्ति पृथ्वी के निर्माण के मात्र 300 मिलियन वर्ष बाद हो गई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन के 3 रूपों यानी बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया की उत्पत्ति एक ही सूक्ष्मजीव LUCA से हुई है। शोधकर्ताओं को चंद्रमा पर एक भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है जिस तक चंद्रमा की सतह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह गुफा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक जगह पर मौजूद है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा की सतह पर एक बड़ा व अंधकार युक्त बेसाल्टिक मैदान है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।